हेलो नमस्कार भाइयों, आई एम बैक विद द सेम एनर्जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सीएनसी करियर एंड कंपटीशन। आज की क्लास में हम सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में पूछे गए प्यारे प्यारे प्रश्नों को डील करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। हर एक दोस्त को बताएंगे कि धीरज सर की वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, नरेशन टॉपिक पे वो प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चंस को डील करा रहे हैं बेहतरीन रणनीति और टेक्निक के साथ। तो आप इस चीज को बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस में हम एलिमिनेशन मेथड्स पे ही बात कर रहे हैं, ताकि किस तरीके से चार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमें तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमें ना राइट आंसर तक पहुंचना है विद इन नॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जितने भी क्लासेस आपके सामने मेरे द्वारा ली जा रही है वो पर्टिकुलरली आपके सामने टारगेट करता है एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एंड सीपीओ, है ना। कुछ मेरे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहा है मेरे से कि सर क्या ये बैच डिफेंस एग्जामिनेशन को टारगेट नहीं करेगा? सबको टारगेट करेगा। मैं आज बोल रहा हूं कि ये बैच ना सबको टारगेट करेगा, और जो स्टूडेंट्स ना बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है, उनके आगे की तैयारी के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये सीपीओ और सीएचएसएल या ना सीजीएल के लिए ही सही है, बिल्कुल नहीं। हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये ना बेनिफिशियल है। चलिए, अपने समय को हम जाया नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम को ना जाया नहीं करते, ये हमारा समय बहुमूल्य टाइम है ना। इसमें कुछ कर गुजरना है। चलिए, लिखा गया है आई सेड टू हिम प्लीज स्टे हियर टुनाइट। तो दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस की शुरुआत मेरे दोस्तों, मेरे पाजी ना प्लीज से हो रहा है। ऑब्वियसली आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे ना हम रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ना टेक्निकली रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया करते हैं। अगर देखा जाए तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में ये ना रिक्वेस्ट के भाव को व्यक्त कर रहा है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न या एडवाइस में बदल दिया करते हैं। क्लियर? उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देना पड़ता है। फिर थर्ड रूल के बारे में बात करें तो प्लीज, काइंडली, जितने भी आदि शब्द होते हैं उनको हम ओमिट कर दिया करते हैं। और फोर्थ के बारे में बात करें तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले हम टू या नॉट टू का यूज किया करते हैं, है ना। चलिए, लिखा आई सेड टू हिम प्लीज स्टे हियर टुनाइट के बारे में बात किया गया। प्लीज से रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आस्क्ड वाला ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ डी में आस्क्ड वाला ऑप्शन कट जाएगा बेटा। दो ऑप्शंस को आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, ए एंड डी को। बच गए बी एंड सी, दोनों में रिक्वेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन ना मैं जो अभी थर्ड कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको जिक्र किया, वहां पे मैंने बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते टाइम पे अगर दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस ना रिक्वेस्ट के बारे में बात करें, काइंडली अब्लिक प्लीज वर्ड्स दे दे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उन्हें ओमिट कर दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे टेक्निकली यहाँ पे लिखा गया है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ऑलरेडी जब आप किसी से करते हो तो प्लीज होके ही करते हैं, हम्बली, नो, पोलाइटली, प्लीज, काइंडली के कॉन्टेक्स्ट से ही करते हैं। तो ऑलरेडी ये जो प्लीज नाम का वर्ड है इसमें इंप्लाइड है, तो आप अलग से इसको यूज नहीं कर सकते। तो तीन ऑप्शंस को हमने सर एलिमिनेट कर दिया, ए को एलिमिनेट किए, बी को एलिमिनेट किए एंड ना डी को एलिमिनेट कर दिया। तो एट लास्ट हमारे सामने जो हमारा करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा वो है आपके सामने ऑप्शन सी, आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर। और हेयर को आप ना इनडायरेक्ट स्पीच में देयर में चेंज करेंगे, और टू नाइट को आप चेंज करोगे दैट नाइट में। एक एक पॉइंट को आपको लिखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने एसएससी सीपीओ टायर 2 का, ये प्रश्न मतलब मेंस का ये क्वेश्चन था, है ना। देखिए, हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे।
जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि हमें जल्दीबाजी नहीं करना भैया, हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं, है ना? तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आयशा told Shivani that they didn't need to buy tickets for the match as she had been given free passes for two. दो के लिए दिया गया था, ठीक है। ये दिया गया सेंटेंस ना आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में रख दिया गया है इसको। अब इससे हमें इसका ढूंढना है डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है ना? तो एक एक ऑप्शंस को पहले तो हम देखेंगे और फिर करेंगे एलिमिनेट। मेरे पुत्र यहाँ पे लिखा गया है डिडंट। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने क्या लिखा है? डिडंट लिखा है। तो टेक्निकली ये जब आप इसको डायरेक्ट में लेके आएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट को आप ना कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करे तो दो ये ना डिडंट कट गया, यहाँ पे डिडंट कट गया सर, मात्र हेल्पिंग वर्ब के जरिए करें, है ना? तो चलिए ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन आपके सामने सी कट गया एंड डी कट गया। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Aisha said to Shivani, "We don't need to buy tickets for the match as I have been given free passes for two." है ना? तो ये आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा मेरे लड्डू। यहाँ पे जो आपके सामने लिखा गया है एज कंजंक्शन के बाद ना she had been given, तो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है और जब इसको डायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं बनेगा, ये was given नहीं हो सकता, am given नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सर एलिमिनेशन मेथड के जरिए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। तो यहाँ पे टेक्निकली एंड ग्रामेटिकली जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। इस क्वेश्चन को भी आपके सामने एसएससी सीपीओ टायर 2 में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था, है ना? चलिए अगला प्रश्न है, she exclaimed with regret that she had acted very foolishly, ठीक है। ये भी सेंटेंस जो आपके सामने दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में है और इसके डायरेक्ट स्पीच को हमें यहां से फाइंड आउट करना है। हमें इसको क्या फाइंड आउट करना है? तो डायरेक्ट फॉर्म इसका फाइंड आउट करना है। चलिए डायरेक्ट फॉर्म पे आ जाने से पहले मैं आपको एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, एलिमिनेट, इस पे अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दिया गया है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। रिग्रेट के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि उसने फुलिशली एक्ट किया। क्लियर? तो ये लिखा गया दैट शी हैड एक्टेड, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ। जैसे आप इसका डायरेक्ट फॉर्म करोगे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। क्लियर? ओह आई रिग्रेट हैविंग एक्टेड फुलिशली, शी सेड। फिर बोल रहा है अल्लास हाउ फुलिशली आई हैव एक्टेड। फिर बोल रहा है आई हैव एक्टेड फुलिशली। नो, ये इंपेरेटिव, ये नो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न ही नहीं है। ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर देंगे। लिखा है ए हैव आई एक्टेड फुलिशली, अरे नहीं बाबा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की तो बात ही नहीं करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखे ही क्यों? बिल्कुल दो ऑप्शंस कट रहे हैं। और फिर बोल रहा है ओ आई रिग्रेट हैविंग एक्टेड फुलिशली। तो इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे सामने क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बोल रहा है अल्लाह ओह हाउ फुलिशली आई हैव एक्टेड। ओह क्लियर? तो ये हमारे सामने क्या बता रहा है? रिग्रेट बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये इस भी प्यारे से क्वेश्चन को पूछा गया था आपके सामने ना, एसएससी सीपीओ टायर 2 का ही ये प्रश्न है। बेहतरीन तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे वीडियो पॉज कर करके, है ना? आप मेरे पे ना आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप जरूर खुद से, है ना, खुद से पेन एंड पेपर पे आप क्या कर रहे होंगे, खुद से क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे, मेरे भरोसे नहीं बैठे हैं, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो जरूर इस वीडियो को तुरंत ना रिज्यूम करके और बेहतरीन तरीके से समझ लेना है कि धीरज सर ने किस तरीके से एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर को उन्होंने मार्क किया है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, she said if only I could relieve my past, है ना? तो ये आपके सामने जो दिया गया सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जैसे इसको इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो बोल रहा है she said that she could relieve her past, no। फिर बोल रहा है she wished that she could relieve her past और फिर बोल रहा है she wished if she, नहीं,
जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट करने के लिए आप कंजंक्शन दैट का यूज करते हो, ना कि इफ का। आप इफ का यूज नहीं करते तो ग्रामेटिकली ये आपके सामने ऑप्शन नंबर सी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि शी विश्ड दैट इफ शी कुड रिलीव हर पास्ट, इफ शी कुड रिलीव हर पास्ट, आपको ना यहाँ पे दैट कंजंक्शन आपने यूज कर लिया तो अलग से ओनली इफ का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंस को ये रिडंडेंट करेगा, सेंस को ये रिडंडेंट करेगा, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाएगा। एंड टेक्निकली आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शी विश्ड दैट शी कुड रिलीव हर पास्ट, शी कुड रिलीव हर पास्ट, है ना। एसएससी सीपीयू का ये प्रश्न टायर 2 में पूछा गया था, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड 2 and 2 make 4, है ना। तो एक मैं आपको बात बताऊं कि जितने भी आपके सामने मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स को हम ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं आपके सामने उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। भले ही आपके सामने दिया गया जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आएगा, उसके बाद हो सकता है टू प्लस लगा के ऑब्जेक्ट भी दे दे, पर हम इसको नहीं लिखने वाले। क्लियर। और दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब कभी भी मेरे लड्डू, जब कभी भी आपको क्या नजर आ जाए, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आ जाए, ट्रूथ्स नजर आ जाए, या इनके अलावा आपके सामने ना मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, साइकोलॉजिकल फैक्ट आ जाए, फिलोसफिकल फैक्ट आ जाए, है ना, या साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, या फिर टू साइमल्टेनियस सेक्शंस आ जाए, या हैबिचुअल एक्शन आ जाए, या फिर आपके सामने रूटीन एक्शन आए, या फिर आपके सामने ना रेगुलर एक्शन आ जाए। क्या आ जाए? रेगुलर एक्शन आ जाए, या इनके अलावा आपके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट्स नजर आए, या हिस्टोरिकल इवेंट्स नजर आए, तो इनमें भी क्या करेंगे सर, वो भी तो बता दो। पहले आप पूरा इसको लिख लेते हैं ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल रूटीन या रेगुलर एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या इवेंट्स, या आपके सामने प्रोवर्बियल फैक्ट्स आ जाए, या प्रोवर्बियल फैक्ट्स आ जाए, है ना, प्रोवर्बियल फैक्ट आ जाए, या फिर प्रोवर्बियल फैक्ट्स के अलावा आप इनको प्रोवर्ब्स भी बोलते हो, आप इनको प्रोवर्ब्स भी बोल के चलते हैं, है ना, प्रोवर्ब्स भी आ जाए, या बेटा आपके सामने ओल्ड सेइंग्स, इनको कई दफा ओल्ड सेइंग्स भी बोला जाता है, ओल्ड सेइंग्स भी आ जाएगा, तो टेंस में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। इनके अलावा और भी चीजें होती हैं जिसको मैं लिखना चाहूंगा यहाँ आपके सामने, ताकि एक एक पॉइंट से आप रूबरू हो सको, है ना। चलिए, तो फिर इसके बाद अगर आपके सामने दे दे टू साइमल्टेनियस एक्शंस, टू साइमल्टेनियस एक्शंस दे दे, टू साइमल्टेनियस एक्शंस दे दे, या फिर बेटा टाइम क्लॉजेस के बारे में बात करें, आपके सामने किसके बारे में बात करें ना, टेक्निकली टाइम क्लॉजेस के बारे में बात करें, तो वहां पे भी टेंसेस में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, वहां पे भी आपके सामने टेंसेस में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। ये दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको ना क्लोज करेंगे, है ना, क्लोज करेंगे। तो जब कभी भी दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मींस डायरेक्ट स्पीच में टेक्निकली आपके सामने दे दे यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और ना यूनिवर्सल ट्रूथ्स में आप बोल के चल सकते हो मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिलोसफिकल फैक्ट एंड साइंटिफिक फैक्ट अगर दे दे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। हैबिचुअल, रूटीन एंड रेगुलर एक्शंस दे दे प्रेजेंट का, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हिस्टोरिकल फैक्ट्स या इवेंट्स दे दे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोवर्बियल फैक्ट्स या प्रोवर्ब्स दे दे या ओल्ड सेइंग्स दे दे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। टू साइमल्टेनियस एक्शंस मतलब टू पैरेलल एक्शंस जो एक ही टाइम पे टाइम क्लॉजेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो, तो वहां पे भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता और टाइम क्लॉज में भी परिवर्तन नहीं हुआ करता है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इसको और बेहतरीन तरीके से आप अपने नोट में कैसे लिखेंगे, तो मैं आपके लिए सुविधाजनक बना देता हूं इसको ना। आप लिख के चलोगे टेंस इज नॉट चेंज्ड, आप बोल के चलेंगे क्या, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, टेंस will not be changed, only pronoun will be changed। आप लिख लेंगे क्या,
only pronoun will be changed, only pronoun will be changed, clear, only pronoun will be changed, केवल pronoun बदलते हैं, आपके सामने टेंस में परिवर्तन नहीं होता बेटा, आपके सामने ना टाइम में परिवर्तन नहीं होता और आपके सामने प्लेसेस में परिवर्तन नहीं होता। तो आप यहाँ पे ये भी लिख लेंगे थोड़ा और आपके लिए मेहनत कर दिया जाए धीरज सर के द्वारा, टेंस और फिर टाइम और फिर प्लेसेस में बदलाव नजर नहीं आता मेरे लड्डू। इस 3 पॉइंट को आपको ना बड़े ही ध्यान से अपने माइंड में इनकलकेट कर लेना है, बैठा लेना है कि जब भी दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें या प्रोवर्बियल फैक्ट्स टाइम क्लॉज के बारे में बात करें तो टाइम प्लेस एंड टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिंपली ना प्रोनाउन ही बदलता है, टाइम प्लेस और टेंस नहीं बदलता। चलिए आएंगे क्वेश्चन पे, तो लिखा गया है क्या, 2 and 2 make, 2 and 2 make, आपके सामने जो दिया गया है ये वाक्य है दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। बेटा टेक्निकली ये मैथमेटिकल फैक्ट है, ये ना मैथमेटिकल फैक्ट है और मैथमेटिकल फैक्ट को जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो लड्डू टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोल सकते मेरे पुत्र, आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोल सकते। और क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम प्रेजेंट में नहीं ला सकते, ऐसे में ऑप्शन सी एंड डी कटा, ए कट गया, ए कट गया, तो करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा वो है ऑप्शन बी, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। ही सेड दैट 2 and 2 make 4, ही सेड दैट 2 and 2 make 4, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कहने की और आपको महसूस कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप महसूस कर रहे होंगे सर बहुत ही इजीली समझ आ रहा है, सर बहुत ही इजीली समझ आ रहा है। चलिए अगला प्यारा सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, आपसे मेरा ये आग्रह है कि किसी भी प्रश्न को चाहे वो आपके सामने ना यहाँ पे सीजीएल में पूछा गया हो या आपके सामने ना यहाँ पे टेक्निकली सीपीयू में पूछा गया हो, किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है ना, करमवीर घबराते नहीं है, करमवीर करते हैं काम करते हैं, वो घबराते नहीं है, उनके शब्द कोश में ना घबराहट और चिंता जैसा शब्द नहीं एग्जिस्ट करता। चलिए बात करते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच में जो हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन है बेटू उसको ही हमें चूज करना है और चूज करने के लिए धीरज सर आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए आपने बात किया, द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, ओके डन है। प्रिंसिपल से, अरे प्रिंसिपल एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी रखना चाहो तो बेटा यहाँ पे से नहीं बल्कि सेस होगा, और अगर इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर से के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको पता है ना कि सर से नाम का वर्ब तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो टेक्निकली इंट्रांजिटिव वर्ब है, और गुरुदेव इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब कन्वेज इट्स कंप्लीट मीनिंग, without no object all the intransitive verbs convey their meaning, complete meaning convey करता है। लेकिन जब आपको यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट हो जाए, वहां पे टेक्निकली जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो पहले इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए आपके सामने यहाँ पे टेक्निकली प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू बेटा वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और उसके बाद आप क्या इसको दे सकते हो, तो बिल्कुल इसको हम क्या दे सकते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। तो से आपके सामने यहाँ पे सेस के बारे में बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, से आपके सामने इंट्रांजिटिव वर्ब है, या सेड आपके सामने इंट्रांजिटिव है, डिफरेंट फॉर्म्स है ना। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है टू, और उसके बाद रखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो टेक्निकली ऑप्शन बी में ना आपने क्या नहीं रखा, से के जस्ट बाद टू नहीं रखा, और वैसे भी यहाँ पे सेस होना चाहिए था या सैड होना चाहिए था। ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर देंगे आंख बंद करके, आंख बंद करके आप अपने समय को जाया नहीं करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। लिखा है द प्रिंसिपल सेड, बिल्कुल सही जा रहा है, टू भी दिया है, लेकिन आपके सामने ना धीरज सर आपको एक्सप्लेन किए हैं कि टू क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है बेटा, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन को ना किसकी डिमांड हुआ करती है, ऑब्जेक्ट की डिमांड हुआ करती है। सर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन अब्लिक प्रोनाउन आता है,
सर जी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन अब्लिक प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन का टेक्निकली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो सेम ही होता है, बट प्रोनाउन का नहीं होता। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आपके सामने क्या मैंने बोला, सब्जेक्टिव केस डिफरेंट होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रेपोजिशन की को ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होने वाला प्रोनाउन का केस हम कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हुआ करता, वो हमेशा कौन सा केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऐसे में आप यहाँ पे आई वर्ड का यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे अगेन सेड के बाद ना टू लगाया नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, तो बेटा ये भी ऑप्शन आपके सामने बर्बाद निकला, ये भी आपके सामने ना बर्बाद निकला। तो तीन ऑप्शंस को बी, सी एंड डी को आपने एलिमिनेट किया, और एलिमिनेशन के बाद जो करेक्ट आंसर हमारे सामने बचा है वो बचा है ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, है ना। तो इस दिए गए जो ये आपके सामने पूछा गया था कि चार ऑप्शंस में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट टू स्पीच में लिखा गया सेंटेंस है उसको फाइंड आउट करना था, है ना। आपने बेहतरीन तरीके से इसको किया। एसएससी सीजीएल टायर 2 का ये प्रश्न था, और बिल्कुल सराहनीय, मतलब कि तगड़े लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको तगड़ा कह रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्र लिखा है, ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माय ब्रदर, है ना। बहुत ही सिंपल भैया, बहुत ही सिंपल। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया गया है, और दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो एक स्टेटमेंट है, ये असर्टिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपको यूज करना पड़ जाएगा दैट। आप देख लो सारे ही ऑप्शंस में दैट नजर आ रहा है, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए यहाँ पे टू का यूज नहीं किया गया। और इनडायरेक्ट स्पीच में लाते टाइम पे आप इसको टोल्ड में भी नहीं बदल सकते। पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करते हो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में किसने बदल दिया भैया, किसने सिखा दिया आपको। और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो सेम नहीं रख सकते पास्ट इंडेफिनिट, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर एलिमिनेशन जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लिखा गया ही सेड दैट ही हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, एंड दिस को दैट में चेंज किया, दिस को किस में चेंज किया, दैट बुक में चेंज किया, और फॉर हिज ब्रदर। यहाँ पे जो आपके सामने लिखा गया माई है, माई नाम का पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे ही लिखा है, और ही का जो आपके सामने टेक्निकली पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी पॉजिटिव एडजेक्टिव वो हुआ करता है हिज, वो हुआ करता है हिज, और इसके बाद क्या चाहिए होगा हमें, नाउन चाहिए होगा बेटा। तो ये आपके सामने ना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा। इसको इस प्रश्न को भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 2 में ही, मतलब मेंस में पूछा गया है 2023, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है। चलिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया मैं आपको चीट नहीं कर सकता बाकियों की तरह, बाकी टीचर्स की तरह। हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो ना हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो, बेनिफिशियल सिद्ध हो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वी विल हैव अ थॉरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेटर्स। तो डायरेक्ट स्पीच में जरूरी नहीं है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग स्पीच को पहले रखें, नहीं जरूरी नहीं है, आप ना बाद में भी रख सकते हो, पर यहाँ पे मीनिंग में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वी विल हैव अ थॉरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, और यहाँ पे लगना चाहिए था टेक्निकली इन्वर्टेड कॉमास, और फिर कॉमा के बाद द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसमें ना इनडायरेक्ट में लेके आना है इसको। तो द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स क्लियर। उसके बाद लिखा गया जो सेंटेंस है वी विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट है, लाएंगे यहाँ पे जब इनडायरेक्ट स्पीच में तो वुड हैव में जाएगा, ये वुड हैव प्लस वुड हैव, टेक्निकली ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट ही है। वी विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हैव ही आपके सामने मेन वर्ब है, तो आप इसको बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट। आप इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको बोल के चलेंगे हम। क्लियर। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। लेकिन एक और चीज, जब ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आते हैं, वहां पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमेशा इनडायरेक्ट में पहले लगा करता है, इस फैक्ट को आपको जान लेना है। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट,
subordinates that they would be having, बिल्कुल नहीं, would having नहीं, हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इधर आके would का ना will का would हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, कैन कट गया, will के बाद कि कब से आपने had भाई सेकंड फॉर्म द वर्ब यूज करना सीख गए भाई, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है, यहाँ पे will होगा भी नहीं, would होगा वो। तो टेक्निकली आपके सामने तीन ऑप्शंस ऐसे ही कट गए और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट के बाद क्या लिखा गया है, वी लिखा गया है। वी किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इंस्पेक्टर लिखा गया है, इंस्पेक्टर के हिसाब से ना क्या जाएगा, यहाँ पे दे जाएगा। उसके बाद बोलेंगे वुड हैव अ थोरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन रहा है ना। ग्रेजुएट लेवल में थर्ड सिर्फ फोर में पूछा गया था इसको। बेहतरीन सा प्रश्न, मैंने बोला ना क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं होता, आपको करना क्या है, तो वो है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करके इंस्टेंट आप अपने आंसर तक पहुंचोगे। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है, द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट। अरे बाबा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये जो ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है सिर्फ फोर्थ में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। द टीचर सेड के बाद कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा, बेटा ऑर्डर की बात नहीं किया जा रहा है दो इन्वर्टेड कॉमर्स में कि आप ना कतई क्या लगा दो, ऑर्डर लगा दो, कैसे लगा देंगे भाई, कैसे लगा देंगे हम, बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट है, कंप्लेंट की बात नहीं करी जा रही है, बस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ना कंप्लेंट के बाद जो आपने दैट के बाद बोला है, इस पास्ट परफेक्ट को आपने ना इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट में ला दिया, बिल्कुल बेतुका सही ऑप्शन है, ये नहीं जाएगा। ऑप्शन सी ऐसे ही एलिमिनेट नजर आ रहा है। और यहाँ ऑप्शन डी में भी यहाँ दैट के बाद आपने क्या बोला है, सी हैज स्टार्टेड, नहीं, आपने ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ला रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट परफेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ऐसे में ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, और जो वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी। द टीचर सेड दैट सी हैड स्टार्टेड द फाइट, है ना, सी सर नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला बेटा, ये थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट्स वर, है ना। तो ये जो लिखा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो ये लिखा हुआ सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है ये आपके सामने जब डायरेक्ट से आपने इसको इनडायरेक्ट में लाया है, तो डायरेक्ट स्पीच में ना ये दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस आपके सामने इंटरोगेटिव था। क्या था वो, इंटरोगेटिव था। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन सी में, द टिकट कलेक्टर डिमांडेड द पैसेंजर शो मी द टिकट्स। नो, ये इंपेरेटिव नहीं है बाबा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में, है ना, बिल्कुल ये कट गया, एलिमिनेट हो जाएगा। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर योर टिकट्स वर। अरे नहीं, जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं, तो वहां पे जब सेंटेंस आपके सामने ना ओपन एंडेड होता है, तो सबसे पहले आप यूज करते हो क्वेश्चन वर्ड्स, डब्ल्यूप्लीकेट, उसके बाद आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है आपके सामने क्या, सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर मेन वर्ब का यूज किया करते हैं, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया करते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे जो वर है, एक तो वर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वर दिया है, तो सिंपल पास्ट में अगर आपने इसको रखा है, तो डायरेक्ट स्पीच में ये सिंपल प्रेजेंट पे रहा होगा, और टेक्निकली यहाँ पे ना आर आना चाहिए था। तो ऐसे में ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऐसे में आपके सामने ऑप्शन ए भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और ये वर नहीं था, जब डायरेक्ट स्पीच में आप लेके आएंगे तो ये वर नहीं बल्कि आर लिखेंगे टिकट्स के हिसाब से, तो ये भी कट गया आपके सामने, ऑप्शन बी भी कट गया। तो तीन ऑप्शंस कट गए, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आप बोल के चलेंगे, द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर आर योर टिकट्स, है ना। तो आप बोलोगे द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स, उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नो दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो यहाँ पे ना
इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे। उसके बाद लिखा गया है योर टिकट्स, योर आपके सामने दिया गया पजेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। पैसेंजर्स की बात करी जा रही है, पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, देयर टिकट्स। और ये एक मिनट, आपके सामने जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, लाएंगे इधर सिंपल पास्ट में हो जाएगा। उसके बाद बोल देंगे वेयर देयर टिकट्स वर, है ना, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक बार मैंने आपके सहूलियत के लिए इस सेंटेंस को डेराइव भी कर दिया, एक बार ना डिराइव भी कर दिया, डेरिवेशन भी दिखा दिया। चलिए ग्रेजुएट लेवल में का ये प्रश्न है, शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन ये बहुत ना आपके सामने आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से नजर आ रहा है कि मतलब क्या ही ये तो आग लगा देगा, लेकिन कुछ भी नहीं इसमें, यकीन मानो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हलवा है ये क्वेश्चन, हलवा है ना। इसको उसी तरीके से इसका उतना ही भाव देंगे जितना कि ये डिजर्व करता है। चलिए लिखा है Mrs. Mann said that she regretted having supplied us with an inferior brand of television set and was ready to apologize for that। उसके लिए रेडी थी, है ना। आपने देखा कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। मतलब कि दिए गए जितने भी हमारे सामने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इन ऑप्शंस में बेस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म हमें सिलेक्ट करके चलना है। तो बोल रहे हैं मिसेस मैन सेड, सब में सेड लिख रखा है, यहां से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही देखेंगे। यहाँ पे लिखा है सी रिग्रेटेड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जब आप इसको लेके आओगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते मेरे लड्डू, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। और फिर आई रिग्रेट टू सप्लाई यू, नहीं सप्लाई नहीं बोला जा रहा है, हैविंग सप्लाइड तो कर दिया गया है, उसके लिए सप्लाई करने के लिए मैं रिग्रेट नहीं कर रही, सप्लाई जो कर चुकी है उसके बारे में, परफेक्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए आप यहाँ पे टेक्निकली यूज करके चलेंगे क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल, ना कि टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब। ऐसे में ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे में आपके सामने ना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहे दो ऑप्शन, आई रिग्रेट सप्लाइंग यू है, बिल्कुल नहीं, सप्लाई तो कर दिया गया है ना, सप्लाई तो कर दिया गया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। और आफ्टर एलिमिनेशन थर्ड, तीन ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन सी। मिसेस मैन सेड आई रिग्रेट व्हाट, फॉर व्हाट, हैविंग सप्लाइड यू, क्योंकि वो कर चुकी है उसके लिए उसको रिग्रेट है क्या, विद एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट। उसलिए यहाँ पे इसको लेके गया है किसमें, पास्ट में। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो सिंपल पास्ट में बनेगा, वो सिंपल पास्ट में बनेगा कि आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट, तो आप बोलोगे क्या, एंड वाज रेडी टू सप्लाई फॉर दैट। क्लियर, उम्मीद से आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। आप कहीं कहीं ये सोच रहे हो कि सर फॉर दिस होना चाहिए था, सर फॉर दिस होना चाहिए था, फॉर दिस होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बेटा, फॉर दिस नहीं होना चाहिए था, वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जब वो रिग्रेट कर रही है तो उसको ना डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि उसके लिए, वो सामने है नहीं अभी, उसके लिए, तो दैट्स वाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को हल करें, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को हल करें वीडियो पॉज करके, है ना, क्योंकि थोड़ा आपने कॉन्फिडेंस को भी चेक करते रहना है कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो एक बार उसको जरूर चेक करना है। लिखा है बीबिया asked the doctor if she could get the discharge in the morning, if she could get discharge in the morning। सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, यहाँ पे आस्क दिया है, आस्क दिया है, इसका मतलब क्या है कि दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रख दिया जाने वाला सेंटेंस है आपके सामने वो कैसा होगा, सर वो इंटेरोगेटिव होगा, गुरुदेव वो इंटेरोगेटिव होगा। और क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ का यूज किया गया है तो टेक्निकली बेटा वो आपके सामने ना क्लोज एंडेड रहा होगा, क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें समझ आ रहा है, बेहतरीन तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं इसको, है ना। तो बोल रहा है कि इफ आई कुड, तो सेंटेंस की शुरुआत तो बिल्कुल आप हाउ से नहीं कर पाओगे,
है ना, बिल्कुल आप हाउस नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर बोल रहा है बबीता बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर कैन आई गेट डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। फिर बोल रहे बेटा यहाँ पे ना आप डायरेक्ट स्पीच में कुड का यूज नहीं करोगे, कुड का यूज नहीं करोगे, और यहाँ पे कोई सेंटेंस ना कंडीशनल नहीं कि इफ आई कैन बोल दिया जाए, तो ऐसे में ऑप्शन डी भी कट गया। तो तीन ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेटेड नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा? बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा ऑप्शन नंबर ए, बी। बीबिया आस्क्ड द डॉक्टर कैन आई गेट द डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग, ऐसे, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये भी बहुत ही ना इजीएस्ट सेंटेंसेस जितने भी हमने सॉल्व किया है उनमें से ये मोस्ट, इसमें से हम बोल सकते हैं सर दिस इज द इजीएस्ट वन। शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव। रिपोर्टिंग ये जो आपके सामने स्पीच है उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ना टेक्निकली क्लोज मतलब क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है, तो ये आप बोल के चल सकते हो सर ये ना ओपन इंडेड है। ये क्या है? ओपन इंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे वेयर इन दो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले, ये जो दो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले हम दैट का यूज नहीं कर सकते, हम इफ पब्लिक वेदर वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे। दिया जाने वाला ये जो क्वेश्चन वर्ड है कंजंक्शन बना लेंगे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। सी आस्क्ड मी वेयर आई, फिर बोल रहा है सब में वेयर वेयर तक दिया है, बाकी बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। जब आप इसको लेके आओगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपके सामने ना इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्मेट पे है, ये लिखा गया सेंटेंस इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्मेट पे है, इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे इसको एसर्टिव वर्ब फॉर्मेट पे रखेंगे। मतलब आप ना सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, एंड देन आफ्टर मेन वर्ब ब्ला ब्ला, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब में उस तरीके से दिया है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं सर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं सर, हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। फिर बोल रहा है सी टोल्ड, अरे भैया प्रश्न किया जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप आस्क्ड में बदलोगे, क्वेश्चंड में बदलेंगे, है ना, आप इंक्वायर्ड में बदलेंगे, आप इंक्वायर्ड में बदलेंगे, ना कि टोल्ड, स्टेटमेंट की बात नहीं करी जा रही। तो तीन ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके। तो अब आप पहुंच चुके हैं आपने करेक्ट आंसर पे, डी पे, सी आस्क्ड मी वेयर आई लिफ्ट, है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है हमसे, ये भी हायर सेकेंडरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आनंद सेड दैट ही वाज फीलिंग स्लीपी, आनंद सेड दैट ही वाज फीलिंग स्लीपी, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट में लेके आएंगे आप। आपने बोलना पड़ेगा क्या? पहली बात कि आनंद के बाद ना जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम पे, कन्वर्जन करते टाइम पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में नहीं रख सकते, तो ऐसे में ये ऑप्शन मर जाएगा, ऐसे में ये ऑप्शन मर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट गया, है ना। आनंद सेड ही वाज फीलिंग स्लीपी, अरे इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो वो ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपने इसको किस में रखा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखा है। ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन ए भी कट गया, और यहाँ पे ऑप्शन बी भी एलिमिनेटेड नजर आ रहा है क्योंकि सेम टेंस को फॉलो किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ही फॉलो किया है ना। तो करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद सेड आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, बिडिंग फेयरवेल टू मी माय जूनियर्स विश्ड मी अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, ठीक है, बिडिंग फेयरवेल टू मी माय जूनियर्स विश्ड मी अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड, है ना। तो ये आपके सामने किस में लिखा गया है? तो आप बोल के चल सकते हैं सर इनडायरेक्ट में लिखा गया है, अब हमें इसको क्या किस में लाना है? डायरेक्ट स्पीच में लेके आना है, डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? लेके आना है ना। चलिए बिडिंग फेयरवेल टू मी माय जूनियर्स इंक्वायर्ड, अरे जूनियर्स इंक्वायर्ड क्यों? इंक्वायर वहां पे जांच पड़ताल थोड़ी चल रहा है, ऑप्शन ए ऐसे एलिमिनेट हो गया बेटा, ऑप्शन ए ऐसे एलिमिनेट हो गया। बिडिंग फेयरवेल टू मी माय जूनियर सेड टू देमसेल्फ, अरे खुद को क्यों कहेंगे भाई?
जब विश मेरे को किया जा रहा है, वो मेरी माँ कह रही कि भगवान लंबी उम्र दे, तो मेरे को देंगी ना, कि खुद के लिए कर रही है वो? बिल्कुल नहीं, themselves नहीं जाएगा। आपने यहाँ पे गलत बोल दिया सर, वो खुद से नहीं बोले हैं, वो मेरे लिए बोले हैं, है ना, मेरे लिए बोले हैं, तो बोलेंगे bidding farewell to me, my junior said to me, wish you a bright and successful career ahead। फिर ये सेकंड में, थर्ड में, डी में दिया है, इसको भी देख लेंगे। bidding farewell to me, my juniors wish, अरे विश नहीं बेटा, अगर विश भी देता ना तो विश्ड करके देता, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, पास्ट की बात कर रहा है। और जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कुछ कहा और उसकी कही हुई बातों को मैं आज आपसे कह रहा हूं, तो कह तो तभी दिया था ना उसने, बीते हुए टाइम में कह दिया था ना, पास्ट लगता ना टेक्निकली। तो आप ना विश का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। बिडिंग फेयरवेल टू मी, माय जूनियर सेड टू मी व्हाट, विश यू अ ब्राइट एंड सक्सेसफुल करियर अहेड। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हायर सेकेंडरी, ये सिर्फ 2 का ये प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न। बहुत लोग तो ना सोचते रह गए होंगे, सोचना क्यों भाई, फटाफट एलिमिनेट करेंगे सर इनको, है ना। चलिए, अगला है मैट्रिकुलेशन लेवल। मैट्रिकुलेशन लेवल सिर्फ सेकंड में ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, देख लेते हैं क्या बोला गया है इसमें, है ना। चलिए, बोल रहा है प्रेम सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है। प्रेम सेट, आपने इसको इनडायरेक्ट में ला दिया है, ऑलरेडी ला दिया है। यहाँ पे जो लिखा गया सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, डायरेक्ट इस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला सर ऑप्शन ही ना दे तो बेटा फिर तो बिल्कुल आपके सामने ना या तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस देगा, अगर वो भी नहीं दिया तो सर, वो भी नहीं दिया तो, अरे बेटा अगर वो भी नहीं दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो दिया होगा, वो लगा लेना, ठीक है। चलिए सर, आपने बता दिया। प्रेम सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर, फिर यहाँ पे हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लिसनिंग आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते विदाउट बीन, तो ये ऑप्शन बी कट गया बेटू। ये सी में लिखा गया प्रेम सेड ही हैज बी लिसनड, बेतुका सा ये ऑप्शन है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। डी, प्रेम सेड आई हैड लिसनड, पास्ट परफेक्ट में नहीं रखना, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, कैसे यहाँ अप्लाई होगा। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 3 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट किया, एंड आफ्टर एलिमिनेशन जो आपके सामने करेक्ट नजर ऑप्शन नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रेम सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से सुन रहा हूं, है ना। चलिए, मैट्रिकुलेशन लेवल शिफ्ट 2 का ये प्रश्न था, बेहतरीन सा प्रश्न था, बिल्कुल मजा ही आ गया इसको तो करके। बोल रहे हैं ही सेड आई विल शी यू नाउ, मैं अब आपको देखूंगा, देख ले भाई। ही सेड, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो सेंटेंस रखा है वो असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऐसे में जब इसको इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट को बदलते हैं, विल और शैल को ना वुड शुड में बदलते हैं, तो कट गया सर, कट गया सर जी, कट गया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन तरीके से हमने इसको कर लिया। ही सेड ही वुड शी मी देन, नाउ को आप चेंज करेंगे किसमें पुत्र, देन में चेंज करोगे पाजी, है ना। चलिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन, मैट्रिकुलेशन लेवल शिफ्ट 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी कंफ्यूजन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट regarding any question, please no mention the number in the comment section. I will instantly no make you understand what was the reason behind no selecting XYZ option. Clear? चलिए, अगला बोल रहे हैं अरविंद सेड लेट अस वेट फॉर द कैब, लेट अस वेट फॉर द कैब। तो जब कभी भी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जब कभी भी हमारे सामने प्रपोजल या सजेशन की बात करता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे बेटा क्या क्या करते हैं वो मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बाद जो ये सेड होता है ना, इस सेड को आप टेक्निकली बदल देते हो किसमें, तो आप बदल देते हो प्रपोज, प्रोपोज या सजेस्ट में, प्रपोज या सजेस्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन नजर नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे में जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें अलग से टू प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन
करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट होता तो जरूर हम यहाँ पे इसको मेंशन करते, है ना, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया। उसके बाद कॉमा के बाद जो दो इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं, इन इन्वर्टेड कॉमर्स को ओमिट करने के लिए आप कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस लेट को हम ओमिट कर दिया करते हैं, और लेट को ओमिट करने के बाद जो ये प्रयुक्त अस है, आप इसको या तो वी में चेंज करते हो या तो दे में चेंज करते हैं, या तो वी में चेंज करेंगे या तो दे में चेंज करेंगे। कैसे होता है सर, जरा बताओ इसको। तो बेटा अगर आपके सामने ये सब्जेक्ट भी आगे के एक्शन में अपने आप को क्या करे, पार्टिसिपेट करे, तो वी का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आगे के एक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं लेता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम दे को यूज करते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप अलग से क्या यूज करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, प्रपोजल या सजेशन की बात करी जा रही है, तो प्रपोजल और ना टेक्निकली सजेशन देते टाइम पे हम मॉडल वर्ब शुड का यूज किया करते हैं। हम मॉडल वर्ब शुड का यूज किया करते हैं, और क्योंकि शुड एक मॉडल है सर जी, मॉडल वर्ब है, और जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब नजर आएगा। उसके बाद ब्ला 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 सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। क्लियर, क्या लग जाएगा पुत्र, फुल स्टॉप लग जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच आपके सामने पास्ट में लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे बेटा, तो क्या क्या वो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। सी डी कट गए, सी डी कट गए, दो ऑप्शंस बच गए, दो ऑप्शंस आपके सामने बच गया। और अभी मैंने बताया शुड के बाद, क्योंकि शुड मॉडल है तो बेस फॉर्म द वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आप ना हैज कैसे बोलोगे भाई, आप यहाँ पे हैज कैसे बोलोगे, बितु का सेंस दे रहा है, तो तीन ऑप्शंस कट गए, टेक्निकली तीन ऑप्शंस कट गए। लास्ट में बच गया आपके सामने ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरविंद प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द कैब, है ना, कैब, जो कैब चलाता है उसको हम कैब ड्राइवर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिकुलेशन लेवल सिक्स्थ थर्ड में पूछा गया था इसको, है ना, बेहतरीन सा प्रश्न था ये, बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न था। और आपको इसको, आपने ना इसको बेहतरीन तरीके से डील किया होगा, आपने ना इसको बेहतरीन तरीके से डील किया होगा, है ना। चलिए जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आपके लिए कतई ना बर्डन नहीं बनना चाहिए, मैं किसी भी चीज को बर्डन नहीं बनने देना चाहता बेटा। चलिए, बोल रहा है आर्या शेड आई एम वेरी बिजी नाउ। आर्या कह रही है ना कि आर्या शेड आई एम वेरी बिजी नाउ, इसी पे मुझे कुछ याद आ रहा है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। बोल रहा है कि समझौता कहां तक करें हम, समझौता कहां तक करें हम, खुद से खुद से कब तक लड़े हम, नजदीकियों से पैदा होते हैं फासले, दिल कहता है अब दूर ही रहे हम। कह रही है ना कि आई एम वेरी बिजी नाउ, तो फिर ये कह रहा है कि दिल कहता है अब दूर ही रहे हम, एक दिन की बात हो तो सह भी ले, एक दिन की बात हो तो टेक्निकली सह भी ले, रोज तिल तिल कब तक मरे हम, जब दोनों अपनी अपनी जगह सही, चलो इल्जाम हालात पे धरे हम, है ना। सॉरी, कर दिया आजाद तुझे हर कसम से, कर दिया आजाद तुझे हर कसम से, तेरी खुशी के लिए और क्या करें हम, तेरी खुशी के लिए और क्या करें हम, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं उसकी खुशी के लिए। बोल रहे हैं आर्या शेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो इसको डायरेक्ट से जैसे इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव के केस में कंजंक्शन के बदले दैट लगा करता है ना। फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हो, आर्या लिखा है फीमेल जेंडर है, तो आप इसके लिए शी का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा, वेरी के लिए वेरी ही आएगा बेटा, वेरी बिजी, और नाउ को आप चेंज कर दोगे किसमें, देन में चेंज कर देंगे, है ना, बिल्कुल।
तो सर जी यहाँ पे इज वेरी इज बिंग गलत जा रहा है सर, बिंग कैसे लगा देंगे अपने मन से, जो हमारे सामने करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको भी मैट्रिकुलेशन लेवल शिफ्ट फोर्थ में इसको पूछा गया था, शिफ्ट फोर्थ में इसको पूछा गया था, है ना, 2023 का ये प्रश्न है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, और क्योंकि मैं थक गया हूं और टेक्निकली वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, फिर मैं इसको करा के और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, माधव applauded her saying that she had done well, she had done well। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेवो की बात करी जा रही है, तो ना ये देखेंगे तो पास्ट में लिखा हुआ है बेटा, प्रेजेंट में नहीं आ सकता डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में नहीं आ सकता। दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिए, एंड आफ्टर एलिमिनेशन जो हमारे सामने दो ऑप्शंस बचे, लिखा गया माधव सेड ब्रेवो यू बिन डन वेल, यू बिन डन वेल, क्या बात कर रहे हो भाई, ऑप्शन सी तो कट गया, ऑप्शन सी तो कट गया। एंड एट लास्ट जो हमारे सामने करेक्ट आंसर बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, माधव सेड व्हाट ब्रेवो वी यू हैव नो डन वेल। तो ऐसे बात किया जा रहा था। चलिए उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपने एक एक प्रश्नों को धीरज सर के साथ सीखा होगा। अप्रोच पे आपका जरूर नजर रहा होगा कि व्हाट वाज द अप्रोच धीरज सर वाज यूजिंग इन द क्लास, कैसे वो हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, तो वही हमें भी सीखना है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ आप अपने स्टडी को एक नया दिशा देंगे और अपने आप को बेहतरीन तरीके से, अपनी टाइम को, अपनी चीजों को, अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे कि वो आगे चल के आपको ना बेस्ट आउटपुट दे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम करेंगे वाइंड अप, मिलेंगे आप लोगों से अगली कक्षा में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय एवरीवन, टेक केयर।